नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 10 दिसंबर 2024 का ये फैसला था, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस था जो कि सिविल अपील थी, अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन 21710 टू 21711 ऑफ 2024, जिसमें अपीलेंट जो है वो हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट जो है वो वाइफ है। और अपीलेंट ने चैलेंज किया था फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को, और क्योंकि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था वो हाई कोर्ट में गए थे, और हाई कोर्ट में जो मेंटेनेंस थी, इंटरिम जो मेंटेनेंस थी मेंटेनेंस पेंडिलाइटी थी, जिसे सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो लगाई गई थी प्रोसीडिंग्स, तो उस मेंटेनेंस को एनहेंस कर दिया था। वो 1,15,000 से बढ़ा के 1,45,000 रुपए पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस थी वो अवार्ड कर दी थी वाइफ को। मींस जो मेंटेनेंस थी सेक्शन 24 के अंदर, उसको बढ़ा के 1,45,000 रुपया पर मंथ कर दिया गया था जो हाई कोर्ट ने। अब उसको चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो पार्टीज हैं वो 5 से 6 साल तक ही साथ रही हैं, और लगभग 2 डिकेड्स हैं वो सेपरेट रह रही हैं, और यहाँ पर हस्बैंड ने ऑलरेडी जो डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग जो पिटीशन थी वो विड्रॉ कर ली थी। अब हस्बैंड की कंटेंशन ये थी कि वो चूंकि डिवोर्स की पिटीशन जो है वो विड्रॉ कर ली है, तो जो मेंटेनेंस पेंडिलाइटी है वो बनता नहीं है, इसलिए जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर को मींस सेट असाइड किया जाए। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 डिकेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो चाइल्ड है एक, उनका मेजर हो चुके हैं, उन्होंने बीटेक डिग्री कंप्लीट कर ली है जो चाइल्ड ने, और यहाँ पर फिर एक 1 टाइम सेटलमेंट था वो कर दिया, और साथ में जो डिवोर्स था वो भी ग्रांट कर दिया अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। और जो कहा कि जो मैरिज थी वो इरिवर्टेबल ब्रेकडाउन हो चुकी है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर है, वो डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। लेकिन जो दोनों पार्टीज की जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को कहा कि वो एक 1 टाइम जो सेटलमेंट है वो वाइफ को अवार्ड करें। वो उसकी जो अमाउंट था वो 5 करोड़ था, वो वाइफ को अवार्ड किया, और साथ में जो चाइल्ड हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री कर ली थी उनको 1 करोड़ था वो डायरेक्शन दी कि हस्बैंड को कि वो चाइल्ड की जो मीन्स फर्दर एजुकेशन हुई जब तक वो मीन्स जो रिमेनिंग मीन्स जो उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट मिलने में दिक्कत आ सकती है, तो 1 करोड़ जो है वो चाइल्ड को दें। तो टोटल जो अमाउंट था वो 6 करोड़ का जो हस्बैंड को डायरेक्शन थी कि वो वाइफ को दें, वाइफ और चाइल्ड को दें। तो इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या आती है जजमेंट, और आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो प्रेजेंट अपील है वो फाइल हुई थी, एक इम्पिंज ऑर्डर था 1 अगस्त 2024 का, जो कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था मेंटेनेंस एप्लीकेशन में, जो 2018 में फाइल की गई थी, और सीएम एप्लीकेशन थी। सीएम नंबर्स मींस एप्लीकेशन के 100 नंबर्स हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी मेंटेनेंस एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन जो फाइल की थी हस्बैंड की अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट, जिसमें एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस पेंडिलाइटी अंडर सेक्शन 24 के अंदर डायरेक्शन दिए थे कि 1 लाख रुपया आप दें वाइफ को मींस कॉस्ट के लिए तौर पे, और वाइफ की एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी थी, और मेंटेनेंस अमाउंट था जो कि 1,15,000 था उसको बढ़ा के 1,45,000 कर दिया था। तो मींस जो हाई कोर्ट ने का जो ऑर्डर था उसमें जो एनहेंसमेंट थी वो फैमिली कोर्ट ने जो की थी उसको मींस
अलाउ कर दिया था, मींस वाइफ की जो पिटीशन थी उसको अलाउ किया था और हस्बैंड की डिसमिस कर दी थी, तो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था वो अपहोल्ड हो गया था। तो मींस हाई कोर्ट तक जो अमाउंट देने को कहा गया था वो था कि 1,45,000 रुपया वाइफ को देना होगा हस्बैंड ने। तो ये एक एनहेंसमेंट की जो एप्लीकेशन थी वो फैमिली कोर्ट ने अलाउ की थी। हाई कोर्ट ने जो थी याचिका थी वो हस्बैंड की खारिज कर दी थी। अब फैक्ट्स पे चलते हैं। मींस सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वाइफ को हस्बैंड ने वाइफ को 1,45,000 रुपया अमाउंट देना था पर मंथ। अब फैक्ट्स पे चलते हैं। फैक्ट्स ये था कि जो पार्टीज की जो मैरिज थी वो 1998 में हुई थी और एक सन थे वो बॉर्न हुए थे 2001 में। मैरिटल रिलेशन सोल्ड हो गए थे और फिर वो 2004 से सेपरेटली रह रहे थे। और इसके बाद हस्बैंड ने एक पिटीशन थी डिवोर्स की लगाई थी क्रूरल्टी के ग्राउंड्स पे। और जब डिवोर्स जो पिटीशन पढ़ने की थी तो वाइफ ने एक सेक्शन 24 की हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस पेंडलाइटी एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी और एप्लीकेशन जो है फैमिली कोर्ट ने डिस्पोज कर दी थी और हस्बैंड को कहा था कि आप जो अमाउंट है वो 18,000 रुपये पर मंथ देंगे वाइफ को और 15,000 रुपया जो जिसमें वाइफ का होगा 3,000 रुपया सन का होगा। तो ये मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन थी वो सेक्शन 24 के अंदर डिस्पोज हो गई थी। अब दोनों पार्टीज ने चैलेंज किया था फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को और 2005 में हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को मींस एनहेंसमेंट कर दी थी मेंटेनेंस एप्लीकेशन को, जो कि 20,000 रुपये कर दी थी, जिसमें 15,000 रुपये वाइफ को देने थे और 5,000 रुपये सन को देने थे। और फिर रिस्पोंडेंट ने भी एक एप्लीकेशन फाइल की थी, मींस जो वाइफ ने एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 24 और 26 के अंदर, और उन्होंने कहा कि एनहेंसमेंट को फर्दर एनहेंसमेंट कर दिया जाए। कि उन्होंने कहा कि जो एनहेंसमेंट अमाउंट है वो 1,45,000 रुपया होना चाहिए पर मंथ और कंटेंशन ये दी थी कि जो एप्लीकेंट की जो इनकम है वो 4 लाख रुपए पर मंथ हो चुकी है। और ये आर्ग्यू किया कि फाइनेंशियल नीड्स दोनों की बढ़ गई है, उनकी और सन की बढ़ गई है और इसलिए मेंटेनेंस को बढ़ा दिया जाए। अब जो मेंटेनेंस पेंडिंग की थी तो अपीलेंट ने जुलाई 2015 में खुद ही वॉलंटरी मैंडेटरी मेंटेनेंस को बढ़ा दिया, 65,000 रुपया कर दिया और 50,000 रुपया ये यहाँ पर भी एग्रीड हो गया कि वो 50,000 रुपया फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनहेंसमेंट 2009 से वो 50,000 रुपया वो देंगे और 15,000 रुपया सन को देंगे फ्रॉम जुलाई 2015, जो कि इफेक्टिव होगा जुलाई 2015। तो अपीलेंट ने कंटेंशन दी कि उन्होंने एक डिवोर्स की जो एप्लीकेशन थी मींस पिटीशन थी उसको डिसमिस करा दिया क्योंकि उन्होंने विड्रॉ कर ली है। तो इसलिए फैमिली कोर्ट जो है वो फंक्शो ऑफिशियो हो गई है, तो इसलिए जो फर्दर रिलीफ जो है 24 और 26 के अंदर वो दे नहीं सकती है। और सबमिशन ये दिया कि सेक्शन 26 के अंदर अब अडल्ट मेल चाइल्ड को मेंटेनेंस नहीं मिल सकती है क्योंकि HMA परमिट नहीं करता कि मेंटेनेंस जो है अडल्ट मेल चाइल्ड को दिया जाए। और रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेशन थी, रिस्पोंडेंट की जो एप्लीकेशन थी एनहांस एंट्री मेंटेनेंस की थी वो इस अर्जेशन पे थी कि सिग्निफिकेंट चेंजेस हो चुके हैं सर्कमस्टांसेस में लास्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पे क्योंकि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। और अपीलेंट्स जिन्होंने जबकि फोकस किया कि लीगल इम्प्लीकेशंस पे और कहा कि उन्होंने डिवोर्स पिटीशन है वो विड्रॉ कर ली है। तो इसलिए सेक्शन 26 जो है वो अडल्ट मेन चाइल्ड के लिए नहीं बनती है। फैमिली कोर्ट ने अपना लेकिन ऑर्डर दिया 16 अगस्त 2018 को और रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन मींस वाइफ की एप्लीकेशन थी वो अलाउ कर दी। और जो इंट्री मेंटेनेंस थी जो रिलीफ ग्रांट की थी सेक्शन 24 HMA के अंदर, उसमें ये कहा कि जो सेक्शन 24 HMA के अंदर वो तब वहीं से ग्रांट होगी जहां से डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी, मतलब 2009 से फाइल हो मींस अवार्ड कर दी। और जब तक वो डिसमिस नहीं हुई टिल डेट ऑफ द डिसमिसल ऑफ द डिवोर्स पिटीशन मींस जब विड्रॉ जो की थी 2016 में की थी, तो इसलिए 2009 से लेकर 2016 तक की जो कहा कि एंट्री मेंटेनेंस है जो मेंटेनेंस पेनल्टी के अंदर जो मेंटेनेंस है वो अवार्ड होगी। और प्रोसीडिंग्स थी ये सेक्शन 26 की HMA की, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट है मेन डिवोर्स प्रोसीडिंग से। तो जो रिलीफ ग्रांट की गई अंडर दिस सेक्शन वो इवन डिसमिसल ऑफ जो मेन डिवोर्स पिटीशन हो जाती है उसके बाद भी दी जा सकती है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट है वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और इसलिए टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ रिस्पोंडेंट की जो एनहांसमेंट एप्लीकेशन है उसको डिले करवा रहे हैं। तो अपीलेंट ने यहाँ पर भी ये कहा कि वो इवेजिव हैं, उन्होंने अपनी एक्चुअल इनकम और एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया इसलिए इवेजिव हैं वो। और ट्रू फाइनल स्टेटस जो है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज का उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है।
तो इसलिए अपीलेंट ने अपने जो मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो नहीं पूरे किए हैं, इसलिए ताकि वो रीजनेबल और जस्ट मेंटेनेंस जो वाइफ को नहीं मिल पाई है, जो कि कॉम्पेंसेट होगी उनके सोशल और इकोनॉमिकल स्टैंडिंग से। और फैमिली कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, उसमें कहा था 1,15,000 रुपये पर मंथ होगी मेंटेनेंस पेंडिलाइटी को, जो कि वाइफ और सन को दी जाएगी 2009 से लेकर 2016 तक, जब डाइवोर्स पिटीशन थी वो विड्रॉ कर ली थी। और 35,000 रुपया था पर मंथ थी वो अवार्ड की डायरेक्शन दी थी, 35,000 रुपये पर मंथ सन को दी जाए 2016 से, जब तक वो 26 साल तक के नहीं हो जाते या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, विच एवर इज अर्लियर। और 10% का इंक्रीज जो था वो हर 2 साल के बाद बताया था, जो 2019 के बाद 28 मई 2019 के बाद। लिटिगेशन कॉस्ट 2000 थी। ये था फैमिली कोर्ट का ऑर्डर। अब फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को दोनों पार्टीज ने चैलेंज किया और जजमेंट जो पास थी वो हाई कोर्ट में आई, और जो कि अब यहाँ पर अपीलेंट द्वारा विच इज सेलेक्ट बिफोर अस, अब यहाँ पर अपीलेंट ने यहाँ पर चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने अब क्या किया, हाई कोर्ट ने कंसीडर किया फैमिली कोर्ट के कि क्या फैमिली कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन है वो लूज कर दिया है, जो उन्होंने पेंडिंग एप्लीकेशंस थी सेक्शन 24 और 26 HMA की, जो कि विड्रॉ कर ली थी मेन डाइवोर्स पिटीशन की। तो इस इशू को उन्होंने डिसाइड किया। अपीलेंट ने ये आर्ग्यू किया था कि फैमिली कोर्ट जो है वो फंक्शन ऑफ इशू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पिटीशन थी वो विड्रॉ कर ली है, जिसलिए इंट्री मेंटेनेंस थी और चाइल्ड रिलेटेड रिलीफ थी 24 और 26 की, वो एडजुडिकेट नहीं की जा सकती है। और कंटेंशन थी वो इस अजम्पशन पे थी कि जो स्टैट्यूटरी जुरिस्डिक्शन है 24 और 26 की, वो एंसिलरी है टू द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, और इसलिए अगर जब इसलिए सर्वाइव नहीं करती है वो जब वो मेन केस को विड्रॉ कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि दोनों प्रोविजन जो है वो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, ताकि विड्रॉ करने के बाद भी, डाइवोर्स पिटीशन को विड्रॉ करने के बाद भी ऑपरेट रहें। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन थी सेक्शन 24 की, वो इंश्योर करती थी ताकि एक फाइनेंशियल डिपेंडेंट स्पाउस को मींस खाली ना छोड़ा जा सके, मींस बिना किसी सोर्सेज के ना मींस रखा जा सके, ताकि ऑब्लिगेशन जो है वो एक यूनिलैटरली नलिफाइड नहीं की जा सकती अगर जो पिटीशन को विड्रॉ कर लिया जाता तो। और कहा कि विड्रॉ कर ली थी मेन पिटीशन को, और 24 HMA की जो प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करने के लिए, तो ये कहा कि क्या वो टर्मिनेट जो विड्रॉ करने के बाद जो टर्मिनेट है वो डिपेंडेंट्स जो स्पाउस हैं जो फाइनेंशियली वल्नरेबल हो जाएंगे, और एक प्रोसीजरल लूप होल हो जाएगा फॉर द वेज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस। तो हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो इंट्री मेंटेनेंस है प्रोसीडिंग्स थी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और स्ट्रिक्टली एंसिलरी नहीं होंगी मेन प्रोसीडिंग्स के। और ये भी हेल्ड किया कि जो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी कि इंट्री मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 HMA को एक्सटेंड की जाती है टिल डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ मेन पिटीशन, तो इंश्योरिंग कि जो फाइनेंशियल स्पाउस जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो जाए बाय द प्रोसीजरल टैक्टिक्स से। तो इसलिए 26 HMA के ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि जो ये प्रिटेन करता है कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। हाई कोर्ट ने एक डिटेल एनालिसिस दिया था स्टैट्यूटरी लैंग्वेज का और इंटेंशन का, और ये कहा कि वो कि साफ बताता था कोर्ट्स जो है ऑर्डर देगा टाइम टू टाइम, और ताकि वो ग्रांट और मॉडिफाई करेगा रिलीफ जो चिल्ड्रन से रिलेटेड होगी, irrespective of the pendency of the main of withdrawal of the main matrimonial proceedings। तो हाई कोर्ट ने रीजन दिया कि जो मैटर कंसर्न करते थे वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, वो सिर्फ इंसिडेंटल नहीं होंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के, लेकिन ये पैरामाउंट और इंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस होगी। इसलिए जो इंटरेस्ट है चिल्ड्रन का वो पैरामाउंट है। और हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि फैमिली कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगी अंडर सेक्शन 26 ऑफ HMA के अंदर, अगर विड्रॉ मेन पिटीशन को भी विड्रॉ कर लिया जाता है तो ताकि इंश्योर किया जा सके जो चाइल्ड की जो नीड्स है वो ऑनगोइंग है और डायनामिक इन नेचर होती है। तो कुछ जजमेंट्स का यहाँ पर रेफरेंस दिया, और राजनीश वर्सेस नेहा की भी जजमेंट का रेफरेंस दिया। तो यहाँ पर कहा कि जो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अपीलेंट की जो इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट से है और इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, और उनकी एबिलिटी है टू द वाइफ और चिल्ड्रन मेंटेनेंस देने के लिए एडिक्वेटली। तो इसलिए अपीलेंट जो अर्निंग है वो 4 लाख से ऊपर है पर मंथ, जो कि 2007 से 2016 तक की थी। और उन्होंने ये क्लेम भी किया कि उनके अपीलेंट ने क्लेम किया था कि उनके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि उनका रेजिडेंस है मॉरिशस में, तो हायर लिविंग एक्सपेंसेस हैं इनके। और
हाई कोर्ट ने पाया कि जो आर्गुमेंट्स थे वो अनसब्सटेंशिएटेड हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर अलाउ किए जाते हैं मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस को बिना किसी अनड्यू हार्डशिप्स के, तो हाई कोर्ट ने फर्दर नोट किया सेवरल इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें अपीलेंट ने डिलिबरेट अटेम्प्ट्स किए थे जुडिशियल प्रोसेस को मिसलीड करने के लिए, और जो क्रिटिकल जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसको भी विदहेल्ड कर लिया था और सिलेक्टिवली डिस्क्लोज किया था, ताकि वो फुल एक्सटेंट जो वेल्थ है जो उनकी उसको छुपाया जा सके। तो इसलिए इंक्वायरी जो थी स्टैट्यूटरी फॉर्म्स की अपीलेंट वो रिवील करती थी कि जो इन्वेस्टमेंट्स थे म्यूचुअल फंड्स के उनकी वैल्यू थी 5.10 करोड़ की, जो 2010 में थे, जो कि सिग्निफिकेंट सम डिपॉजिट्स थे बैंक अकाउंट में और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे जो कि इनिशियली डिस्क्लोज नहीं किए थे। हाई कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस थी अपीलेंट की, उनकी जो प्रॉपर्टी और इनकम थी और उनका जो हाउस था गुड़गांव में, वो जबकि एविडेंस भी थे ऑनरशिप्स के और रेंटल इनकम जो एक्वायरिंग मींस उनको पास जारी थी। एडिशनली अपीलेंट ने मिसरिप्रेजेंट किया था, अपनी एसोसिएशन थी एक एलएलपी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं अनटिल जब तक कि उनके फादर्स ने रिप्लेस कर दिया था 2016 में। ये फाइंडिंग्स थी डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि डिलिबरेट सेपरेशन थी मटेरियल फैक्ट्स की और एसेट्स की जो अपीलेंट्स ने बताए थे, तो ताकि मिनिमम मेंटेनेंस लायबिलिटी बन सके। तो ऐसे में जो कंडक्ट था वो इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की आवश्यकता है कि वो इंटरफेयर मींस ताकि इंश्योर कर सके जस्टिस और एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके वाइफ और चाइल्ड को। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया अपीलेंट को कि इंट्री मेंटेनेंस दी जाए जो कि नीड ऑफ वाइफ और चाइल्ड की है, जो कि प्रोपोर्शनेट होगी फाइनेंशियल वेल्थ की, फाइनेंशियल कैपेसिटी और कंसिस्टेंट होगी ऑब्लिगेशंस और जो कि रिस्पॉन्सिबल स्पाउस एंड पेरेंट की होती है। तो इसमें हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी अपीलेंट की एप्लीकेशन को और ऑर्डर ऑफ इंट्री मेंटेनेंस का फैमिली कोर्ट का जिसमें चैलेंज किया था और रिस्पोंडेंट की अपील को अलाउ कर दिया था और ये फॉलोइंग रिलीफ दी थी। सेक्शन 24 HMA को एनहेंस कर दिया था 1,15,000 से 1,45,000 पे, और फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एनहेंसमेंट एप्लीकेशन जब तक डिवोर्स पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया गया था मींस 2016 तक। और साथ में कहा कि जो अमाउंट जो है अपीलेंट का जो वाइफ का था सन का था वो तब तक ड्यूली एडजस्ट किया जाएगा, और इंटरेस्ट था वो 12% पर एनम था, जो लायबल था कि 12% पर एनम तक था जिस डेट में उनकी शॉर्टेज हो रही है, और एरियर्स ऑफ वाइफ और सन को वो पे किए जाएंगे जब 8 वीक्स के अंदर फ्रॉम टुडे। अब यहाँ पर अपीलेंट ने चैलेंज किया था कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को इस ग्राउंड्स पे कि रिस्पोंडेंट ने फ्रॉड किया है कोर्ट्स पे और अपनी मटेरियल और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं और फॉल्स एफिडेविट दिया है जिसकी वजह से एनहांसमेंट हुई है, और कहा कि मेंटेनेंस जो है 26 साल के जो सन है उसको नहीं अवार्ड की सन को अवार्ड नहीं की जा सकती जब तक वो 26 साल तक के नहीं हो जा सकते। जो इंटरेस्ट था वो 12% का वो भी का प्यूनिटिव नेचर है और कभी उन्होंने डिफॉल्ट नहीं की पेमेंट ऑफ इंट्री मेंटेनेंस। तो मींस यहाँ पर अपीलेंट इस ग्राउंड्स पे लेकर आए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के, इस ग्राउंड्स पे लेकर आए थे कि उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया और 12% का जो इंटरेस्ट है वो भी प्यूनिटिव नेचर है और जो मींस 26 साल तक अवार्ड कर दी गई है वो भी मींस मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए। अब पार्टीज को दोनों पार्टीज को सुना कैमरा में प्रोसीडिंग से नहीं। अब यहाँ पर कहा कि पार्टीज क्या वो एन्यूलेट करना चाहते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, तो क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं थी रीयूनियन की, तो दोनों काउंसिल्स सीनियर काउंसिल्स ने अपने अपने वो मींस हेल्प मींस असिस्ट किया कोर्ट को और कहा कि मल्टीपल एलिगेशंस थी और इंटेंशंस थी रिकॉन्सिलेशंस की तभी होती है, कोई इंटेंशन नहीं थी उनकी रिकॉन्सिलेशन की क्योंकि वो 5 से 6 साल तक ही साल रहे थे, और चूंकि अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थी वो विड्रॉ कर ली थी अपीलेंट ने, इंट्री मेंटेनेंस थी वो ऑनगोइंग हो रही थी सिंस 2004 से। अब लॉन्ग स्टैंडिंग सेपरेशन था, नेचर ऑफ डिफरेंसेस थे, प्रोलॉन्ग लिटिगेशंस थी और अनविलिंगनेस थी पार्टीज की वो रिकंसाइल करने के लिए। तो ये एविडेंसेस जो इनफ थे वो शो करते थे कि मैरिज जो है वो कंप्लीटली ब्रोक डाउन हो चुकी है, इरिवर्टेबल हो चुकी है, इरिवर्टेबल ब्रोक डाउन है। तो कुछ जजमेंट्स थी उसको यहाँ पर रेफरेंस दिया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ये देखते हैं कि अब इस कोर्ट में यहाँ पर बताया कि वो 4 से 6 साल तक ही 5 से 6 साल तक ही आफ्टर मैरिज के बाद रहे हैं और उसके बाद जो दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 डिकेड, 2 डिकेड से वो सेपरेट रह रहे हैं। जो मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड्स में है वो अपेयर करता है कि जो पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन था बिटवीन पार्टीज का वो स्ट्रेंड हो चुका है और मल्टीपल सीरियस एलिगेशंस थी वो एक पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर लगाई थी। अपीलेंट ने कंटेंशन दिया था कि रिस्पोंडेंट शॉर्ट टेम्पर्ड है, हॉस्टाइल है और इनएप्रोप्रिएटली बिहेव करती हैं उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए।
रिस्पोंडेंट ने कहा कि अपीलेंट फैमिली वो इंडिफरेंट थी फ्रॉम द बिगनिंग और एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया गया और कोई कंसर्न नहीं दिखाया गया उनके लिए। तो फर्दर कहा कि 5 साल के कोहैबिटेशन में अपीलेंट टोटली हॉस्टाइल हुए थे और उनको डोमेस्टिक हेल्प की तरह ट्रीट किया गया था, कभी उनको केयर नहीं की गई, कभी वाइफ की तरह नहीं रखा गया और इसलिए वजह से उन्हें मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया क्योंकि उन्हें थ्रेट थी लाइफ की, क्योंकि उन्हें कन्वर्सेशन सुनी थी अपीलेंट और मदर की। तो रिलेशनशिप्स यहाँ पर कहा कोर्ट ने कि एविडेंट है कि रिलेशनशिप पार्टीज के वो स्ट्रेंड हो चुके हैं और सोल्ड भी हो गए हैं कई सालों से और रिकॉन्सिलेशन जो है वो फेल्ड हो चुकी है। पार्टीज जो है प्रोलॉन्ग पीरियड से लिटिगेशन कर रही है और कोई कॉजनेंट रीजंस नहीं है और इशू ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस जो है हम यहाँ पर सिर्फ डील कर रहे हैं इंट्री इशू, कोई कॉजनेंट रीजंस नहीं बनता कि इशू ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस डील की जाए 20 साल के बाद, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ द स्ट्रेंड रिलेशनशिप मैरिज के बाद। तो यहाँ पर हमने बिलीव करते हैं कि जो मैरिज जो है वो इसे डिसॉल्व कर देते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसलिए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसॉल्व कर दिया, डिस्क्रिशनरी पावर से इस्तेमाल करते हैं। अब सबमिशंस थी दोनों पार्टीज की और एनालाइज किया था लाइट ऑफ द फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे कि अब कहा कि जो मेन इशू था पार्टीज का कि वो मेंटेनेंस पेंडलाइटिस को अब कहा कि वो इन्फ्रैक्टस हो चुकी है और फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ वाइफ जो है वो उसे अभी भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है और परमानेंट एलिमोनी देने के लिए देके और काउंसिल्स थे उन्होंने अपने सबमिशंस दिए लेंथ रिगार्डिंग फाइनेंशियल कंडीशंस क्या दोनों पार्टीज की और अपने अपने रेस्पेक्टिव एफिडेविट्स इनकम और एसेट्स जो कोर्ट ने दिए थे वो फाइल किए। अब कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट्स थी उसमें बताया कि एक जो फैक्टर्स क्या देखे जाते हैं जो कंसीडर करने चाहिए जो ताकि एक जस्ट फेयर और रीजनेबल अमाउंट ऑफ परमानेंट एलिमोनी दी जा सके। कहा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है और जिससे वजह से परमानेंट मेंटेनेंस दी जा सके और क्वांटम मेंटेनेंस जो है वो डिपेंडेंट होती है वेरियस सर्कमस्टांसेस पे और कोर्ट जो है फैक्टर्स को देखता है जैसे इनकम ऑफ पार्टीज क्या है, कंडक्ट क्या है और इंडिविजुअल सोशल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है पार्टीज के, इंडिविजुअल कैपेसिटीज क्या है, ड्यूटीज ऑफ डिपेंडेंट क्या है, ड्यूटीज क्या है जो अपने जो उन पर आश्रित है उन पर मेंटेन करने, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या एंजॉय कर रही है वाइफ जो मैरिज हुई थी और सिमिलर फैक्टर्स। तो पोजीशन ये थी एक कई जजमेंट्स आई थी उसको भी यहाँ पर रेफरेंस दिया, राजेश वर्सेस नेहा का भी जजमेंट दिया और किरण ज्योत मैनी वर्सेस अनीश प्रमोद पटेल इस जजमेंट का रेफरेंस दिया। अब मैं आपको कहा कि जब फैक्टर्स क्या क्या देखे जाते हैं, स्टेटस क्या पार्टीज का, सोशल एंड फाइनेंशियल, रीजनेबल नीड क्या वाइफ की और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, पार्टीज की इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल इनकम क्या है और एसेट्स जो एप्लीकेंट द्वारा की जो ओन्ड है और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या एंजॉय कर रही थी वाइफ जो मैट्रिमोनियल हाउ में और एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइसेस क्या किया जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट क्या फॉर नॉन वर्किंग वाइफ की। तो ये सारी जो कंटेंट्स थे वो रेज किए और फाइनेंशियल कैपेसिटी की हस्बैंड की जो इनकी और मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज के। तो यहाँ पे कहा कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है और सिमिलर फैक्टर्स भी कम भी रेलिवेंट हो जाते हैं और ये जजमेंट को कुछ रेफरेंस दिया था। और हम यहाँ पर बताया कि अपीलेंट जो है यहाँ पर एक वेल अकॉम्प्लिश्ड बैंकर है और उन्होंने मल्टीपल सीनियर रोल्स पे काम किया है वेरियस बैंक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और रिकॉर्ड्स जो बताता है डीमेट अकाउंट का एम्प्लॉयमेंट लेटर्स जो प्रोड्यूस किए थे अपीलेंट ने वो 10 साल पहले बताए थे। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो वहां से भी असर्टेन की जा सकती है और यहाँ पर रिकॉर्ड में ये था कि रिस्पोंडेंट का एक होम बेकर है और कोई काम नहीं कर रही है सालों से और सन भी उनके साथ रह रहे हैं, उन्होंने बीटेक कोर्स कर लिया है और वो एक घर उसी घर में रह रहे हैं जो उनके रिस्पोंडेंट की मदर का था। रिस्पोंडेंट ने अपीलेंट ने सन एजुकेशन का पे किया था और एंट्री मेंटेनेंस जो भी पे की थी जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर की थी। चाइल्ड जो है सन जो है मेजर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। अपीलेंट जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में के तौर पे एक बैंक में काम कर रहे हैं दुबई में और उनको AED जो 50,000 रुपए पर मंथ है इनकी सैलरी जो कि 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ बनती है। मींस इंडियन करेंसी में उन्होंने कन्वर्ट किया कि 10 से 12 लाख रुपए जो बनती है और डिटेल्स फाइल किए थे डीमेट अकाउंट के फ्रॉम 2010 जो कि रिवील करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़ की उस समय की गई थी और कहा कि 3 प्रॉपर्टीज थी अप्रोक्सीमेटली जो कि कॉस्ट इनकी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ थी और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन जो पार्टीज जो है वो इनिशियली रिसाइड कर रही थी मुंबई में, फिर उसके बाद अपीलेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज एग्जीक्यूटिव विद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक पे काम कर रहे थे जो कि फिर उसके बाद चेन्नई में फिर उसके बाद अपीलेंट ने अपनी जॉब चेंज कर ली थी। अपीलेंट ने मल्टीपल पोजीशंस पे प्रेस्टिजियस बैंक्स में काम किया है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहे हैं और
रिस्पोंडेंट के साथ जब उनकी मैरिज थी, और कोर्ट के ऑर्डर पे में जो कॉम्प्लायंस करने के बाद अपीलेंट ने 72 लाख रुपए एरियल्स भी पे कर दिया है, इन एडिशन टू द मेंटेनेंस जो पहले पेज कर चुके हैं। अब यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं है कि अपीलेंट ने एक लीगल ऑब्लिगेशंस है, फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखी जाती है मेंटेनेंस को, रिस्पोंडेंट को जब रेजोल्यूशन ऑफ द मैरिज। तो अपीलेंट की एक लीगल और ऑब्लिगेशन भी और फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है मेंटेन करने के लिए। रिस्पोंडेंट जब इवन मैरिज डिसॉल्व भी हो गई है, तो एक किरण जोत मैंने का भी जजमेंट का रेफरेंस दिया था। और यहाँ पर मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड देखने के बाद यहाँ पर माननीय कोर्ट ने यहाँ पर वन टाइम सेटलमेंट थी वो 5 करोड़ रुपया कर दी, कि जो कहा कि ये 5 करोड़ रुपया जो है वाइफ को दिए जाए, एक जस्ट फेयर और रिजनेबल अमाउंट है, जो जितने भी मीन्स अपीलेंट जो है वो सेटलमेंट करेंगे जो भी पेंडिंग क्लेम्स है उनके। तो ये 5 करोड़ रुपया अमाउंट था वो अवार्ड कर दी, और साथ में कहा कि ये था वाइफ को देने के लिए। उसमें ये बताया था कि जो सारे टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या है, रिस्पोंडेंट जो है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो एंजॉय कर रही थी अपनी मैरिज में, तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग सेपरेशन भी हुआ है, और फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए ही 5 करोड़ रुपया उन्होंने अमाउंट किया था। और साथ में कहा कि एक ऑब्लिगेटरी है फादर को कि वो चिल्ड्रन की मीन्स चिल्ड्रन को एक सेम कैपेसिटी पे वो सारे वो सुविधाएं प्रोवाइड करें, जो अब चाइल्ड जो है मेजर हो चुके हैं और अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किया है। और हाई कोर्ट ने राइटली ऑब्जर्व किया कि कंप्लीशन ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री, इन सम केसेस कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल डिग्री करने के बाद ही चाइल्ड जो है एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेफली कंक्लूड किया जा सकता है कि टुडे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो तभी हो पाता है जब चाइल्ड ने एजुकेशन परस्यू किया 18 साल के बाद जो एज होती है। और इंजीनियरिंग डिग्री जो एक गारंटी नहीं देती कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दे दे आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन टाइम्स में। अपीलेंट ने सफिशिएंट मींस है वो सपोर्ट कर सकते हैं चाइल्ड को, और प्रोविजन जो है वो शुड बी मेड टू फॉर हिज मेंटेनेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल। तो अमाउंट 1 करोड़ जो है वो मेंटेनेंस दिए अवार्ड कर दी फॉर द केयर ऑफ चाइल्ड, जो कि फेयर है, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर हिज हायर एजुकेशन, जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है हायर एजुकेशन और सिक्योरिटी जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट था वो 5 करोड़ था वो वाइफ को दे दिया, 1 मीन्स डायरेक्शन दी कि 5 करोड़ वाइफ को दिया जाए, और 1 करोड़ थी वो चाइल्ड को दिया जाए। तो यहाँ पर कहा कि जो एफर्ट्स अमाउंट था वो वन टाइम सेटलमेंट है, जो कि पेड कर देंगे अपीलेंट टू रिस्पोंडेंट विद इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, जो कि फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट। और यहाँ पर अपील्स थी वो डिस्पोज कर दी, और डिग्री ऑफ डाइवोर्स था वो ग्रांट कर दिया अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। अपीलेंट जो है वो पे करेंगे जो परमानेंट एलिमोनी है जो रिस्पोंडेंट और सन विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड अबव। रजिस्ट्री को डायरेक्शन थी कि वो डिग्री अकॉर्डिंगली ड्रॉ करे। ये जजमेंट आई थी 10 दिसंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।